बसंत तिमोथी, आप एक वायलिन वादक के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानते हैं कि आपके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। एक शास्त्रीय कलाकार के रूप में, शास्त्रीय संगीत के जानकार के रूप में, सुगम संगीत के जानकार के रूप में, एक कंपोज़र के रूप में और परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की एक नई पीढ़ी तैयार करने वाले के रूप में। फिर आपने एक बाकायदा लेक्चरर प्रोफेसर की हैसियत से विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी और एक बड़ा काम आपके हिस्से में ये भी रहा है जिसे आपने अंजाम दिया कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो किसी तरह से पिछड़ गए हैं या दबे सहमे लोग हैं, इनको आपने संगीत की दुनिया में लाया और उनको समाज में इज्जत दिलवाई। तो ये बहुत सारे आपके रूप हैं। हम आपसे चाहेंगे कि कुछ बातचीत करें और आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें। दरअसल में 1958-59 की बात है, मेरा ख्याल 60 की ही बात है ये, कि 60 में मैंने जबलपुर में बॉम्बे से आने के बाद में अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहा। इसकी वजह भी ये थी कि उस समय क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में रेडियो ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट एक नया ओपन हुआ। वो एंटायरली मिशन के ज़रिए फॉरेन मनी से वो इंस्टीट्यूशन चलता रहा। तो उस जगह काम करते समय मेरे साथ जो साथी था एहसान बरेलवी नाम के, वो भी बड़े क्रिएटिव माइंड के आदमी थे और उनसे मुझे कुछ बातों का इंस्पिरेशन भी मिला। एक्चुअली उस समय वो अकेले वहाँ कार्य करते थे, खुद राइटर भी थे वो और बड़ी अच्छी धुनें बनाते थे। मेरा जो काम था उनके साथ में वो सिर्फ एक ऑर्केस्ट्रेशन करना है और गीतों को संवारना है। तो ये बड़ा लिमिटेड काम उन लोगों को महसूस होने लगा। एक दिन वहाँ के जो सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि चलिए अपन कॉफ़ी हाउस में चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, चर्चा करते हैं कि इस डिपार्टमेंट को कैसे डेवलप करें। तो मैंने उनको एक प्रपोजल दिया है कि मैंने कहा साहब, एक तो बात यह है कि अगर हम अपने कंपोजिशंस का प्रसारण रेडियो सिलोन से, विविध भारती से या जहाँ से भी धार्मिक गीतों के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, ऐसी जगह अगर हम कांटेक्ट करते हैं और अपने गीतों का प्रसारण करते हैं तो हमारे कंपोजिशंस में कुछ वेट आएगा और हमको पब्लिक ओपिनियन भी मिलने लगेगा। कि उनको ये आइडिया बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि अपन ज़रूर करेंगे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर एक कंपोजिशन रेडियो सिलोन को उन्होंने दिया और रेडियो सिलोन ने इसको जब हमने बॉम्बे में भेजा तो बॉम्बे के तमाम स्टूडियोज़ ने, विशेष करके HMV ने उस रिकॉर्डिंग को बहुत अप्रूव किया। उन्होंने कहा कि इतना अच्छा स्टूडियो और इतना अच्छा रिकॉर्डिंग हमको मिला है। इसके साथ ही साथ मेरी चर्चा फिर उस सेक्रेटरी से हुई और उससे मैंने कहा कि सर, प्रोफेशनल लेवल पर जब हम काम करते हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम प्रोफेशनल लोगों को इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व करें। अब ये उनके सामने और मेरे सामने भी समस्या थी कि प्रोफेशनल लेवल के ईसाई कलाकार हम कहाँ से लाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर तो हम इसको बना नहीं सकते। तो मैंने उनको कहा कि मैंने साहब, बाइबल में जो लिखा है कि क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट ने जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं और भूखे प्यासे और अपने पेट भरने के लिए कुछ भी काम कर रहे हैं, जो जायज़ है नाजायज़ है, ये उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। ऐसे लोगों को अगर हम उठाते हैं जिनमें टैलेंट है, तो उन्होंने कहा ऐसे टैलेंट कहाँ मिलेंगे आपको। मैंने कहा साहब, मेरे नज़र में कोठा है, जबलपुर के कोठे बहुत फेमस है, प्रसिद्ध है और बड़े बड़े वहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं हिंदुस्तान के। तो और वहाँ जो कलाकार बैठे हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन समस्या यह है कि वो लोग सोसाइटी से नेग्लेक्टेड है।
तो ऐसे कलाकारों को अगर हम बटोरते हैं और उनको एक सोशल लाइफ हम देते हैं तो हमको सक्सेस मिल सकता है हमारे काम में। तो उन्होंने कहा ये काम कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूँगा। और फिर मैं इन कोठों पर गया, मैंने हर एक आर्टिस्ट को जाके उससे बातचीत की और इस टॉपिक में ये हुआ कि मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे जो है, ऐसे क्वालिफाइड लड़कियों को भी मैंने कांटेक्ट किया जो उस धंधे में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन उनके पेरेंट्स थे, उनकी माँ थी। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनका अभी मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों को मैंने वहाँ कैरोस में इंट्रोड्यूस करने के बाद में मैं आज गर्व के साथ कहता हूँ कि वो बच्ची जो कभी तवाइफ की बेटी कहलाती थी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छा गाती थी, एमए किया था उसने, वो डबल एमए थी, वो बच्ची लखनऊ में जाके दूरदर्शन की डायरेक्टर बनी, इंडियन एम्बेसी में जाकर फॉरेन कंट्री में एम्बेसडर के काम पर वो रही। तो इस तरीके से वो लड़की आज भी जिंदा है। मैंने कहा, और मैं उससे मिला हूँ, मुलाकात किया, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिल के। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर तवाइफ में थी, आज वो लोग सब भातखंडे संगीत महाविद्यालय में या किसी संगीत विद्यालय में प्रोफेसर बन के रही है। कई लड़कियों ने शादियाँ करके अपना घर बसा लिया है। और कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेडियो सर्विसेज में बड़ा नाम कमाया है। और रायपुर के कुछ तो चुनिंदा लोग ऐसे कि जिनका मैं नाम भी ले सकता हूँ। आशिक अली खान साहब बहुत अच्छे सारंगी वादक थे। उन दिनों में वो रायपुर में, खैरागढ़ में, जबलपुर में ही थे और उनकी हालत ख़राब थी क्योंकि रेडियो से जवाब उनको आना था। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तिमोथी साहब कुछ समय के लिए मुझे आप काम दिलाइए। और वो मेरे साथ में 1 साल भर उन्होंने, जब तक उनको ऑर्डर नहीं निकला तब तक मेरे साथ काम किया। उनके बड़े भाई, छोटे भाई इरशाद अहमद, वो भी उस समय वही थे। आज वो यूनिवर्सिटी में अकम्पनिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तनख्वाह भी उन लोगों की 8-10 हज़ार तक हो गई। सुरेश भट्ट हो गए, सारंगी बजाने वाले हो गए, फैयाज खान, ये सब लोग वहाँ पर कोठे के काम करने वाले लोग आज यूनिवर्सिटी के लेवल पर 8-10 हज़ार की तनख्वाह पा रहे हैं और खुश है। वो लड़कियाँ, उन्होंने अपना घर बसा के सामाजिक जीवन अच्छा जी रहे हैं। तो मैं इसके लिए घमंड नहीं करता हूँ या इसके क्रेडिट अपने पर नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि ये लोग आज भी मुझे देवता की तरह मानते हैं। अब उपकार मेरे भूले नहीं है। तो मेरे जीवन के लिए मुझे बड़ी भारी तसल्ली है। हालांकि इसका मुआवजा मुझे मिला नहीं, इससे रिकग्निशन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन ने मेरा रिकग्निशन नहीं दिया और न किसी क्रिश्चियन संस्था ने मेरा अभी तक कोई सम्मान किया है। जिस इंस्टीट्यूशन के लिए आज आपको मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरी वो धुनें आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी ईसाई चर्चेस है, हिंदुस्तानी लोग चर्चेस है, उन चर्चेस में अमेरिका टेक्सास में, लंदन में, जर्मनी में, मॉरिशस में, इथियोपिया, अफ्रीका में इन गीतों का प्रयोग आज भी लोग करते हैं और लोग मुझे नाम से जानते हैं। हालांकि किसी ने मुझे देखा नहीं, लेकिन एक मौका मुझे ऐसा मिला था कि मुझे अमेरिका से ऑफ़र आया, लेकिन मैं जा नहीं पाया। लेकिन लोग इतने खुश हो गए, उन्होंने वो कंपोजिशंस मुझे रिकॉर्ड करके भेजा कि तिमोथी साहब आपकी धुनें हम गाते हैं यहाँ चर्चेस में। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई है। मिर्ज़ा साहब, ये आपने इतना अच्छा सवाल किया। मैं दरअसल में डरता भी हूँ इस बात को बयान करने के लिए, क्योंकि उतने लेवल पर तो मैंने अपने आप को प्रसारित नहीं किया है। लेकिन ये ज़रूर है कि वायलिन की कुछ कुछ बातें वायलिन पर ही सीखी जा सकती है, और वो भी क्योंकि ये साज है विदेशी बाजा। हिंदुस्तान ने हिंदुस्तानी संगीत के लिए इस बाजे का इस्तेमाल किया ज़रूर है, लेकिन इसकी टोनल क्वालिटी वेस्टर्न स्टाइल में ही मिल सकती है। और इस बात के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जो वायलिन है, उस मुकाबले का वायलिन आपको बाकी शास्त्रीय संगीत में भी सुनने नहीं मिलेगा। इसकी वजह मैं ये भी समझता हूँ
कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत म्यूजिक जनरली लोगों ने वोकल से सीखा है। आज टॉप के जितने भी लोग हैं, अब नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हिंदुस्तान की जो धरोहर जो लोग बैठे हैं, उन लोगों ने वोकलिस्ट से गाना सीखा है, तो वायलिन सीखा है। और वायलिन के टेक्निक के बारे में उनके पास में शायद उतनी जानकारी ना हो, या अगर होगी भी तो उस प्रकार से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस पर पूरा गला उतारने की कोशिश की है, इसको सारंगी के रूप में बजाने की कोशिश की है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारंगी की टोनल क्वालिटी अपनी अलग है, उसकी आइडेंटिटी अलग है, वायलिन की टोनल क्वालिटी अलग है, और उसका इस्तेमाल भी अलग ढंग से किया जा सकता है। अभी इस बात के लिए मैं बम्बई गया, और बम्बई में मैंने एक वायलिनिस्ट से इस बात को सीखने की कोशिश की पहले तो। अब उस आदमी ने मुझे सबसे पहले गज का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, गज को हैंडल करने का तरीका उसने बताया। कैसा है? और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल हाथ सीधा रखिए और धीरे धीरे इसको आप छोड़िए, यहाँ तक छोड़िए और फिर ऊपर उठाइए, और इसमें जितनी फुर्ती से आप इसको कर सकते हैं उतना सक्सेस आपको मिलेगा। अब पहले तो हाथ में काफ़ी दर्द होता है, कंफर्टेबल नहीं होता है, लेकिन ये अभ्यास करना है। इसका बेनिफिट उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपके ये फिंगर्स जो है, उस सारे फिंगर्स में फ्लेक्सिबिलिटी आना है। ये सारे फिंगर्स में आपकी आंतरिक भावना की जो भी लय है, जो भी टोन है, वो इसमें समाएगा। मतलब आपका जो भी एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन को जितना वॉल्यूम आप देंगे, वो एक्सप्रेशन इसके द्वारा क्रिएट होगा। और ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट आपको करना है। इसीलिए हम कई बार देखते हैं वायलिन बजाने वाले यहाँ वो पकड़ते हैं, उनको पूछो आप बोलो यहाँ क्यों पकड़ते, तो उनको उसका जवाब मालूम नहीं, या उनको ये गुरु नहीं बताता कि वायलिन को इस तरह का पकड़ना है। हाँ, देखिए पहला तो आपको वायलिन को बैलेंस करना है, दो फिंगर अब नीचे ऊपर उसको आपको बैलेंस करना है। उसके बाद में ग्रिप के लिए फर्स्ट फिंगर को दबाना है, और आप जितना दबाएंगे उतना वॉल्यूम जाएगा। जितना सॉफ्ट करना है, छंगली से उसको पीछे दबाएंगे। इस तरीके से ये ग्रिप आपकी मजबूत हो जाएगी। और टोनल क्वालिटी को, नीचा ऊंचा आवाज़ जो है, उस आवाज़ को एक्सप्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रेस करना है। आप किसी बात को जब हम क्रोध में कहते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाती है ना, तो वो एक्सप्रेशन हमारे फिंगर्स में और हमारे हाथ में आना है। वो सॉफ्ट बजाना है, वो प्रेम से बात करना है, तो आवाज़ को किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसलिए ये आवाज़ है आपका, ये जो हाथ है आपकी आवाज़ है, और ये हाथ है, ये हाथ आपका गला है, ये थ्रोट एकदम से गला है। और इसमें भी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल है, फिंगर टिप्स के साथ में थोड़ा सा नेल का इस्तेमाल है। अच्छा। है ना, जिसकी वजह से वायलिन की जो टोन है उसमें क्लैरिटी आएगी, स्वर एग्जैक्ट श्रुतियों के साथ प्रोड्यूस होगा, सुर में जरा सी भी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा नेल का इस्तेमाल करें। अब ये लहरें जो आई है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक इस लहरों को महत्व नहीं देता है, क्योंकि इसके क्लासिकल के लिए इसको गलत कहा गया। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में ये लहरें जो है ऑर्नामेंटल जैसे है, खूबसूरत बनाने के लिए, सुरों को सुंदर बना, श्रव्य जो सुनने लायक है ऐसा बनाने के लिए उसमें लहरों को इस्तेमाल किया है। गले से भी इन लहरों को वेस्टर्न म्यूजिक में है ना
ये जो लहर है ये थोड़ा सा ऑर्नामेंटल है, सुनने में अच्छा लगता है। उतना अच्छा नहीं लगता है। और यही चीज़ वायलिन पर जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो लहरों के साथ उसको करना है, ठीक है। तो ये सारे मूवमेंट टेक्निकल है, फिंगर्स को 3 फोल्ड रखना है, इस तरीके का वायलिन के ऊपर पिन पॉइंट जब आएगा तो बराबर स्वर लगे रहेंगे, उसका प्लेसमेंट आपको बराबर समझ जाएगा। तीसरी बात उन्होंने मुझे समझाया कि आपको इतने पोर्शन में एक सेंसेशन का ज्ञान होना है, क्योंकि वेस्टर्न म्यूजिक में भी आपको हाथ को शिफ्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करना है, हाथ एकदम वहाँ तक जाता है, ये शिफ्ट करना है। तो इसलिए ये जो सेंसेशन है विड्थ का, इसके चौड़ाई का, वो सेंसेशन आपको, आपका जो स्वर है, जिस स्वर पर आपको खेलना है, वो प्लेसमेंट आपको सेंसेशन से मिलेगा। जिस तरीके से आप सिर्फ आँख बंद करके बता सकते हैं कि ये घुटना है, ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली है, सिर्फ सेंसेशन से आप जानते हैं। इसी तरीके से इस साज के हर एक स्वर की जो प्लेसमेंट है, उस प्लेसमेंट को आपको सेंसेशन के द्वारा प्राप्त करना है। रियाज से ये सब बात हो जाती है ना, आदमी रियाज कर लेता है, लेकिन रियाज में क्या होता है, अभ्यस्त हो जाती है उस सेंसेशन से, इसलिए प्लेसमेंट बराबर आता है ना। ये मैं सोचता हूँ कि इम्पोर्टेंट बातें मैंने कुछ वानगी सुनाइए आपको जो पसंदीदा कंपोजिशन आपका हो। राग देश में ही एक बहुत अच्छा आज भारत में प्रसिद्ध भजन है, और उसी भजन को मतलब बड़े बड़े उस्तादों ने गाया है, वो है राग देश पर यादार है, वैष्णव जनते यानी करिए। इसको मैं वायलिन पर अभी आपके साथ थोड़ा सा बजा के दिखा देता हूँ, जरा सी राग की भूमिका वगैरह बताते हुए, क्या ना क्या? बंदिश हो गई। इसी राग में वैष्णव जन है तो जने करिए, ये भी कंपोजिशन बड़ा फेमस है आज हर जगह, हर कार्यक्रम में, सरकारी कार्यक्रम जितने भी होते हैं उन सारे कार्यक्रमों में इस कंपोजिशन का इस्तेमाल होता है।
बहुत सुंदर राग है और इस राग का इस्तेमाल वेस्टर्न म्यूजिक में माइनर स्केल के पॉइंट ऑफ व्यू उसको माना जाता है। शास्त्रीय संगीत में किरवानी या तो तोते की वाणी, लेकिन इतना प्रचलित हुआ कि इसमें बहुत सारे फिल्मी गाने बने हैं और सारे सक्सेसफुल गाने बने हैं। मन्ना डे वगैरह ने, रफ़ी साहब वगैरह ने, सब ने इस राग में गाया है। उसका थोड़ा सा आलाप दोनों तरीके से मैं करके आप बताता हूँ कि वेस्टर्न स्टाइल से ही ये राग कैसे है और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के हिसाब से कैसा है। तो पहला वेस्टर्न स्टाइल से मैं इसको करूँगा। एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब मेरी थोड़ी सी उम्र ढलते जा रही है और जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने मेरे बो के लिए बड़ी बड़ी बातें कही है, बहुत तारीफ़ की है, अब थोड़ी सी कमज़ोरी मैं महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए कि अभी हाथ में थरथराहट हो जाती, कहीं गड़बड़ी होती है, तो मेरी उम्र को आप थोड़ा सा तकादा रहेगा। वेस्टर्न टाइप से। इसका एक बड़ा अच्छा अनुभव मुझे हुआ था। मैं यवतमाल करके एक जगह थी, वहाँ पर एक जर्मन वायलिनिस्ट था, बहुत ओल्ड, मेरी उम्र का, अभी के उम्र का वो आदमी था। उसके पास बहुत ब्यूटीफुल इटालियन वायलिन था और उसने जब मेरा वायलिन सुना तो मुझे एक दिन बुलाया उसने बंगले पर, और बुलाने के बाद में कहा कि मिस्टर टिमोथी प्लीज़ प्ले फॉर मी समथिंग ऑन वायलिन। यही राग मैंने उसके सामने बजाया, इसलिए बजाया कि मैंने उनको कहा था कि सर
you have the same composition in Western music also. तो मैंने कहा आपको वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ मैं। तो जब मैं वो झाला वगैरह बजाने लगा तो वो आदमी इतना हंसने लगा पकड़ पकड़ के मेरे को बोल दिया स्टॉप दैट मैड म्यूजिक। अब स्टॉप दैट मैड म्यूजिक बोलने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसको कहा मिस्टर बरखाट उनका नाम था, मैंने कहा डॉक्टर बरखाट, मैंने कहा दिस इज़ नॉट माई इंस्ट्रूमेंट, दिस इज़ योर इंस्ट्रूमेंट। और मैंने कहा मैं इस इंस्ट्रूमेंट पे इतने कमांड के साथ बजा रहा हूँ, मैं जो बजाता हूँ वो आप मुझे ज़रा सा बजा के बताइए तो मैं मानूंगा कि आप वायलिनिस्ट है करके। आप वेस्टर्न स्टाइल से तो इसको बजाओगे, मैंने कहा इसी नोट को, लेकिन इंडियन स्टाइल से इसी एक स्वर को भी आप बजा नहीं पाएंगे। तो वो एकदम सीरियस हो गया। उसने बोला कि अच्छा बजाइए, क्या बजाना है, कैसे बजाना है। मैंने कहा देखिए अभी आपने मैंने कहा उसको वेस्टर्न स्टाइल से सुना, अब इंडियन स्टाइल से देखिए। इतना ही आप बजा के बताइए। और वो आदमी परेशान हो गया। क्यों? ये जो ग्लाइडिंग करना है या जो मेंड से जो बजाना है वो वेस्टर्न में इतना नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, मैं जब तक आप यहाँ पर है ये वायलिन आप ले जाइए एंड यू प्ले। और मैंने उस वायलिन को 2 साल तक अपने पास में रखा, लेकिन उसको उस वायलिन से इतना प्यार था कि उसने बोला कि वापस चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि इतना खूबसूरत वायलिन, इतना शानदार वायलिन कि जिसकी वजह से मुझे यवतमाल में बहुत प्रसिद्धि मिली। लोग मेरे वायलिन को सुनने के लिए, कलेक्टर वगैरह बड़े बड़े अफसर आते थे और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की। आपके वायलिन में एकदम अजीब आवाज़ है, अलग सी आवाज़ है, ऐसा वो रिकग्नाइज किया। तो बहुत डिफरेंस है। इंडिया ने इस वाद्य को अपना कर बड़ी क्रांति इसने की है और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया है। एक्चुअली ये भी है कि शास्त्रीय संगीत की अपनी जो गंभीरता है, उस गंभीरता के लिए स्वरों को लगाने की, रागदारी की एक जो खासियत है, उस खासियत को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए जो जैसा बजाता है उसको हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हम किसी के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। इसलिए मैं भी अपने शब्द वापस लेता हूँ और ये कहना मैं उचित नहीं समझता हूँ कि आज जो भी लोग जिस तरीके से भी वायलिन बजा रहे हैं उसके लिए हमारा कुछ कहना नहीं। दर्शन तिमोथी जी, आपने मुंबई में मन्ना डे, मीनू पुरुषोत्तम, उषा तिमोथी वगैरह के साथ काम किया, वो अनुभव कैसा रहा आपका? हाँ, मैंने आपको पहले कहा था कि जो इंस्टीट्यूशन जबलपुर में मैंने ज्वाइन की थी उसमें उनका एक प्रपोजल ये भी आया कि भाई प्लेबैक सिंगर्स के जरिए भी अगर हम अपने कुछ गीतों को गवाते हैं तो हमको ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी। इसलिए उन्होंने बम्बई में कुछ लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें मन्ना डे साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया और मन्ना डे साहब उस समय फ्री थे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर गाऊँगा क्योंकि मसीहा के लिए गाना मुझे अच्छा लगता है। तो हम गए उनके पास में और मैंने उनको 3-4 कंपोजिशन सुनाया। लेकिन ये लोग इतने टॉप कमर्शियल लोग हैं कि पहले तो आधा घंटा उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की। मन्ना डे साहब ने कहा कि आपकी ये लायकी है, आप अपने आप को इस लायक समझते कि मुझे आप गवाएंगे और फिर 5 ठेलों पर आप बकते फिरोगे दुनिया भर में कि हमने मन्ना डे को गवाया है। हाँ, तो ये अब अगर आप में कुव्वत है तो आप मेरे से बात करिए। मैंने कहा साहब
आप सुन तो लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सुनाओ। तो मैंने बहुत सारे कंपोजिशन में एक कंपोजिशन उनको सुनाया जो उनको बहुत पसंद आया। तो बम्बई में मन्ना डे साहब को जो पसंद आया वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसमें 2 कंपोजिशन थे, अब दोनों उनको बहुत पसंद आए थे। थोड़ा थोड़ा मैं दोनों को भी सुना देता हूँ। एक तो शब्द थे ज्योति दिखाओ राह अंधियारी, है ना। ज्योति दिखाओ राह अंधियारी, ज्योति दिखाओ जग के उजाले, जग के उजाले, ज्योति दिखाओ राह अंधियारी, ज्योति दिखाओ। दर्शन प्यास आए तिहारे, दर्शन प्यास आए तिहारे, तू ही बचा ले जो राह अंधियारी, ज्योति दिखाओ। पाप के बंधन उलझाता न माना, पाप के बंधन उलझाता न माना, मुझको छुड़ा दे ज्योति राह अंधियारी, ज्योति दिखाओ। एक ये कंपोजिशन था और दूसरे कंपोजिशन को सुनने के बाद में, मतलब उसकी पोइट्री सुनने के बाद में बड़ा आश्चर्य लगा कि ये गाना गीत है या भाषण है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने धुन कैसी बनाई होंगी इसकी। तो मैंने कहा मन्ना डे साहब आपको ही दिमाग में रख के मैंने कहा इसकी मैंने धुन बनाई और एक आदमी से गवा दिया। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, बताओ सुनाओ। तो तेरे बिना ये मेरा जीवन सूना था सूखा था उस खेत समान, जिस पर बरसों से ना बरसे हो वर्षा ऋतु के बादल। इतना बड़ा गाना, तो वो बोलने लगे क्या ये भाषण है, ये लेटर है, ये गाना है। मैंने कहा साहब ये अब सुनिए, मैंने कहा इसको। हाँ, तेरे बिना ये मेरा जीवन सूखा था उस खेत समान, सूखा था उस खेत समान, जिस पर बरसों से ना बरसे, जिस पर बरसों से ना बरसे वर्षा ऋतु के बादल हो, वर्षा ऋतु के बादल तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे डबल डबल
तेरे बिना ये मेरा जीवन सूखा था उसके समान, जिस पर बरसों से ना बरसे, जिस पर बरसों से ना बरसे, वर्षा ऋतु के बादल हो, वर्षा ऋतु के बादल हो, तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना। मिर्ज़ा साहब, आपने मेरे दिल को छू लिया है और मेरे ज़िंदगी में आप एक ऐसे इंसान मुझे मिले कि जिसने मुझे बड़े मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, खुलूस के साथ मुझे अपनाया, मुझे देखा है, परखा है। ऐसे बहुत कम लोग मेरे ज़िंदगी में मुझे मिले। हालांकि मुझे गिला शिकवा किसी से भी नहीं है। जो जिस तरीके से मेरे साथ बर्ताव करके चला गया, व्यवहार करके गया, मैं उसके लिए अपने दिल में कोई भी शिकवा शिकायत ना रखते हुए, ना उसका कुछ अंजाम मेरे लिए कुछ मिले, कुछ पैसा मिले, कुछ मान सम्मान मिले, इसकी उम्मीद में मैंने कुछ भी कभी भी संगीत को इस्तेमाल नहीं किया। और आज मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं अपने दिल की सारी बातें आपके सामने रखूं, क्योंकि ये इतना जटिल विषय है, इतना मुश्किल विषय है और इतना मुश्किल ज़िंदगी जीने का रास्ता है कि इंसान अपनी मंजिल को कब पा लेता है और कब पा सकता है, इसका कोई भी दायरा नहीं है। चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, लेकिन उसके हिसाब में, उसके पहलू में आता कितना पल्लों में, ये कोई मांग नहीं सकता, ना कोई उसके लिए दावा कर सकता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी को संगीत के लिए कुर्बान कर दिया। हालांकि मेरी कुर्बानी सिर्फ मेरी जो मोहब्बत म्यूज़िक के लिए, संगीत के लिए रही, वहाँ तक ही रही, और इसके साथ साथ ही ज़माने के लिए भी मैंने जो कुछ भी जिसने मांग की उसके लिए मैंने काम किया। मुझे बड़ा अफसोस है कि कहीं कहीं तो मुझे थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिला, लेकिन अमूमन आम तौर पे मुझे वो रिकग्निशन नहीं मिला है। जैसे एग्जाम्पल के तहत मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या बताता हूँ। मैंने जबलपुर में सिग्नल कोर मिलिट्री का जो है, जिस कोर में आनंद बख्शी भी कमांडेंट या कर्नल कोई पोस्ट पे थे, उनका एक कंपोजिशन सिग्नल कोर के सिल्वर जुबिली के लिए तैयार किया जा रहा था। तो मेरी मुलाकात ब्रिगेडियर साहब से वहाँ के हुई और उन्होंने कहा कि तिमोथी साहब, हमारे सिग्नल कोर के लिए आप एक प्रशस्त गीत बना के दीजिए, जिस गीत को हम अपने परेड के लिए भी इस्तेमाल कर सकें और ग्रुप सिंगिंग के लिए भी इस्तेमाल हो सके। आनंद बख्शी के शब्द थे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण शोर है चारों ओर। अब आगे के शब्द तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन इतने याद है। तो हम और आनंद बख्शी दोनों भी बैठे एक साथ में और वो पोइट्री उन्होंने मुझे लिख के दे दी और 7 दिन मैंने उस पर काम किया, बैंड को लेकर ही। सिग्नल कोर का जो बैंड था उसी को लेकर मैंने काम किया और 7वें दिन उसका प्रदर्शन हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस कार्यक्रम में, हालांकि मुझे मंच पर इसलिए आने नहीं दिया या मुझे वैसे इंट्रोड्यूस नहीं किया कि मैं सिविलियन था। आनंद बख्शी को भी उन्होंने उस समय, उनका कपड़ा और हमारा कपड़ा ऐसे ही था, इसलिए आने नहीं दिया मंच पर उन्होंने। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने मुझे कहा, मिस्टर तिमोथी, ब्रिगेडियर मेजर जनरल ब्रार करके जो थे, पाकिस्तान के वॉर में जिन्होंने बहुत अहम रोल किया था, आपने नाम सुना होगा, मेजर जनरल ब्रार, उनकी विज़िट थी उस समय, मुख्य अतिथि वही थे और उनके सामने ये प्रदर्शन हुआ। तो उन्होंने ब्रिगेडियर से कहा कि
कि मिस्टर तिमोथी को हमारे साथ चाय पीने के लिए आप भेज दीजिए, लेकर आइए, हम उनके साथ बैठ के चाय पियेंगे और उन्होंने जो सेवाएं अपने दी है उसके लिए हम उनका आभार प्रदर्शन करेंगे। मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैं गया उनके पास में, उनसे बैठा, उनके साथ चाय वगैरह पिया, उन्होंने कुछ संगीत पर चर्चा वगैरह की, थोड़ा बहुत रेम्यूनरेशन मुझे मिला। उन्होंने एश्योरेंस भी दिया कि आपके बच्चे अगर मिलिट्री में आना चाहते तो हम उनको उसके लिए सिलेक्शन भी कर लेंगे। ये एक इंस्टेंस है जो मेरे ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। इसी तरीके से इंदिरा गांधी की अर्थी जब निकल रही थी उस समय भी मैंने एक बहुत सुंदर कंपोजिशन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जनरल सेक्रेटरी को बना के दिया गया और उसके ऊपर डांस ड्रामा बैले जैसा बना के रायपुर में 15 अगस्त 1985 में उसका प्रदर्शन किया, बहुत सक्सेसफुल। और उसकी कैसेट भी आज यूनिवर्सिटी में शायद होगी। लेकिन वो कंपोजिशन करने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने इतने बड़े हस्ती के लिए मुझे ये काम करने का मौका मिला। उसके बाद में, उससे पहले 1971 में जब इंदिरा गांधी को भारत रत्न की उपाधि मिली, उस पीरियड में जबलपुर महिला मंडल के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और उस कार्यक्रम में हम लोग दिल्ली गए हैं। हाँ, इंदिरा गांधी के बंगले पर जाकर ये उनको प्रशस्ति पत्र दिया गया और उन्होंने हमारे साथ में पिक्चर वगैरह उठा रही है। तो भाई बसंत कुमार तिमोथी, आपने संगीत की दुनिया में रहते हुए जो तजुर्बे हासिल किए, संगीत ने आपको जो सुकून दिया, आपकी आत्मसंतुष्टि हुई, इसके साथ साथ आपने समाज को बहुत मीठी धुनें दी। संगीत में आपने बहुत से ऐसे काम किए जिनको हम कह सकते हैं कि प्रयोगात्मक उनका महत्व रहा और संगीत की दुनिया में उनकी आने वाले दौर में भी अहमियत बनी रहेगी। आपने जो बातचीत की, जो अनुभव अपने बताए, जो संस्मरण सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।